हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है एलपीजी का, बी ऑप्शन है गोबर गैस का, सी ऑप्शन है सीएनजी का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग कहाँ पे होता है, तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में होता है, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मेथेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए कौन सा अवयव मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है मेथेन, बी ऑप्शन है मिथाइल मार्केप्टोन, सी ऑप्शन है इथाइल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए कौन सा अवयव मिलाया जाता है, तो मिथाइल मार्केप्टोन मिलाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर हवा का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा तो पवन चक्की नहीं चलेगा, इसे आपको याद रखना है। और पवन चक्कियों का देश किस देश को कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है धूप वाले दिनों में, बी ऑप्शन है बादलों वाले दिनों में, सी ऑप्शन है दोनों दिनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है जल विद्युत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः हम इसे नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे कोयला क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक
देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है हीलियम से, बी ऑप्शन है क्रोमियम से, सी ऑप्शन है यूरेनियम से, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हीलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है विलयन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ए ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, बी ऑप्शन है दहन के द्वारा, सी ऑप्शन है मंदन के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो दहन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो एलपीजी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। ए ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण दिशा में, बी ऑप्शन है पूरब और पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है उत्तर और पूरब दिशा में, डी ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, बी ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पर, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है, इसे आपको याद
याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। ए ऑप्शन है गोबर गैस का, बी ऑप्शन है लकड़ी का, सी ऑप्शन है एलपीजी का, डी ऑप्शन है केरोसिन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना या दृष्टि पटल पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, बी ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का विस्तृत नाम क्या होता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है समतल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में सबसे बाहर लाल रंग दिखाई
दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आकाश काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है चालक, डी ऑप्शन है नाभिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो का, बी ऑप्शन है हर्बो का, सी ऑप्शन है नाइट्रो का, डी ऑप्शन है हाइड्रो का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कुलम्ब, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है तापीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है दोनों पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है कागज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो जो कागज होता है ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है खुला परिपथ, डी ऑप्शन है शक्ति परिपथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।